हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे और अपन एक्सरसाइज सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6.12 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों से कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम लोग वीडियोस ढंग से नहीं देख रहे हो, प्रॉपरली पूरा वीडियोस को फॉलो नहीं करते हो। फिर बोलोगे सर ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि सर देखो मैं इतना फास्ट भी नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और इतना स्लो भी नहीं पढ़ा रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें कुछ मेरे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएंगे, ये भी बात बिल्कुल गलत है। हाँ, हो सकता है थोड़ा कम समझ में आए तो थोड़ा आराम से देख लेना, उस टाइम हो सकता है दोबारा देख लो, लेकिन जितना पढ़ा रहा हूं समझ में आ जाना चाहिए। एक एवरेज बच्चे को समझ में आना चाहिए। और तुम लोग तो यार टैलेंटेड हो, है ना। और एक और खास बात कि तुम लोग यार होमवर्क किया करो। जैसे एक्सरसाइज सॉल्यूशन बोलता हूं तो हमसे होगा नहीं, मैं बोल रहा हूं ट्राई तो कर लो, एक बार क्वेश्चन तो देख लो, ठीक है। और कई बच्चे अभी मस्ती मार रहे होंगे कि यार चलो यार चिल मारते हैं, कोरोना वोरोना है इसलिए अपने को पढ़ना वढ़ना नहीं। यार नुकसान तुम्हारा होगा, मैं पहले बोल रहा हूं। ऐसा जो लोग कर रहे हैं ना, तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि सब कुछ सही से चलेगा। ऐसा थोड़ा है कि कोरोना आ गया तुम मरना चाहते हो, नहीं, बस तुम पढ़ना नहीं चाहते। तुम्हें पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन यही काम आएगा, सच बोल रहा हूं। पढ़ाई तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? पढ़ाई, है ना। पढ़ाई से दोस्ती रखो, है ना। तीनों सब्जेक्ट में बोल रहा हूं, मैं फिजिक्स की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जिनकी बायो उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना है, तब जाके तुम डॉक्टर या इंजीनियर बन पाओगे। मेरी बात ये दिमाग में रखना। एक टाइम मेरा भी था जब मैं तीनों पे फोकस रहता था, तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तो तीनों मेरी अच्छी थी, ठीक है। किसी एक सब्जेक्ट के बेस पे सिलेक्शन नहीं होता, कान खोल के सुन लो। और एक दूसरी चीज, जितना सर पढ़ाते वहां से कॉन्सेप्ट सीखो और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्या करो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपके पास बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, यूट्यूब आप पूरे दिन ढूंढते रहते हो, है कि नहीं, कि बैठ के मूवी देखते हो। तो ये चीजें मत किया करो, है ना। चलो चलते। मुझे बुरा लगा यार, मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूं, इवन तुम्हें पता है मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया। क्या फर्क पड़ता है यार, इधर ये कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, मेरे लिए। मुझे पता है फिजिक्स ना पढ़ा हूं यार, मजा नहीं आता मुझे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6.12 क्या बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन एंड ए प्रोटॉन आर डिटेक्टेड इन ए कॉस्मिक रे एक्सपेरिमेंट। किसी एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को डिटेक्ट किया जाता है। द फर्स्ट विथ काइनेटिक एनर्जी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट का मतलब पहले को इलेक्ट्रॉन नाम लिखा है, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है इन्होंने? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के का मतलब किलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किलो का मतलब समझो, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो ये बेसिकली हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक तरीके से एनर्जी की यूनिट है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। जैसे एनर्जी की यूनिट जूल होती है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, चार्ज पार्टिकल के लिए एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी। किसमें मिलेगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है तुम्हें पता? 1.6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। E क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बेसिकली आपका आंसर आ जाएगा जूल में। अब देखो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर। बोला यस। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा है। आप क्वेश्चन में देखो और क्या दे रखा है। फिर दे रखा है कि सेकेंड विथ 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड कौन है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चे ने बोला यस सर। मैंने बोला देख 1/2 मास ऑफ प्रोटॉन, रहने दो यहीं पे, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर इक्वल टू 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 100 इंटू 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दो। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। ये चीज समझ में आई?
सबको समझ में आ जानी चाहिए। फिर इन्होंने बोला कि विच इज फास्टर। फास्टर का मतलब क्या, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी। यहाँ पे वीई निकल जाएगा और यहाँ पे वीपी। वीपी मतलब वेलोसिटी, यहाँ स्पीड ऑफ प्रोटॉन। वीपी इज व्हाट, स्पीड ऑफ प्रोटॉन, एंड वी इज व्हाट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां से वैल्यू निकाल लेना तो आपको पता चल जाएगा कौन फास्टर है, किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है। एक चीज और देखो, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने दे रखा है। इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, यहां पे पुट कर दो 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू वी का स्क्वायर। ये वाला नीचे 1/2 था ना, 2 उस साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, ऐसा कैसा वहां भी कर दो, ये 2 को उस साइड भेज दो, और वेलोसिटी ऑफ p का स्क्वायर इक्वल टू 100 की जगह हो जाएगा 200 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। और मास ऑफ प्रोटॉन, अब मास ऑफ प्रोटॉन यहां पे देखो, यहां पे ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, अगर मैं इसको डिवाइड में भेज देता, अरे आपको सिर्फ v निकालना है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, बोला यस। तो ये नीचे आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31। वैसे याद कर लो, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी, बहुत कम 10 की पावर माइनस 31। और मास ऑफ प्रोटॉन इसमें डिवाइड में चला जाएगा, यहां से एमपी इसमें डिवाइड में चला गया, कितना दे रखा है इन्होंने 1.67 ना, हाँ इन्होंने 1.6 ले लिया, बाकी होता कितना है 1.67, इन्होंने बोल दिया 1.6 ले लो। मैंने बोला ओके 1.60 इंटू 10 की पावर माइनस 27 केजी, इतना मास लेने को बोला। अब एक बात बताओ, सब चीजें मैच कर रही, यहां पे देखो, एक काम करो, 10 की पावर 3 1.6 10 की पावर 19, 10 की पावर 3 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये दोनों में कॉमन है। नीचे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 है, और यहां पे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 है। ये वाली चीज है ना बहुत स्मॉलर है, अगर बहुत स्मॉलर से भाग दोगे ना तो ये वाली चीज बिगर आएगी, इस वाले से क्या आएगी, ये वाली चीज बिगर आएगी। तो हु इज फास्टर, आप कैलकुलेटर से चेक कर लेना, Ve इज ग्रेटर देन Vp, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इज फास्टर देन प्रोटॉन। कॉमन सेंस लगाया करो, लेकिन इन्होंने फिर और कुछ पूछ लिया, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, कहने का मतलब आपको Ve अपॉन Vp निकालना है, Ve अपॉन Vp। तो ये खुद से सॉल्व कर लेना, दोनों का रेशियो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, Ve अपॉन Vp निकाल लेना, यहां से Ve मिल जाएगा, Ve का स्क्वायर मिलेगा, उसका रूट करके कैलकुलेटर से निकाल लेना, वहां से Vp निकाल लेना, दोनों का रेशियो ले लेना। मेरे को यहां एक चीज सिखानी थी कि K का मतलब होता है 10 की पावर 3, K मतलब किलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद कर लो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और मास ऑफ प्रोटॉन याद कर लो 1.67। इन्होंने 1.6 दे रखा, मैं बोलता हूं ये याद कर लो 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27, दिस इज द मास ऑफ प्रोटॉन, और ये किलो में, किसमें, किलो में, समझ रहे हो। तो ये चीजें याद कर लो, जो जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं मेरी बातें सुना करो यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम्हें जो टीचर पढ़ा रहा है वो एकदम बिल्कुल फ्रेशर हो और तुम पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुमसे पहले भी मैंने इंजीनियर डॉक्टर बनाया है, उससे पहले मैं खुद इंजीनियर बना हूं, है ना, सबसे बड़ी बात तो वो थी। ठीक है, तो खुद पे भरोसा रखो और अपने टीचर पे भरोसा रखो। नेक्स्ट, क्योंकि कई बच्चे बोले ये तो कहीं से आ गया बच्चा, कहां से पढ़ा रहा है ना, कई लोगों को ये भी दिमाग में आ रहा होगा। ठीक है, मेरे को बोलते भी थे स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते थे, और वो पढ़ने के बाद बोलते थे सर नहीं नहीं नहीं, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.13, interesting question, a raindrop of radius 2 mm falls from a height of 500 meter above the ground, ग्राउंड से कितनी 5 मीटर हाइट से नीचे गिर रहा है एक रेन का ड्रॉप, इट फॉल्स विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। अब एयर में क्या होता है, जैसे फ्रिक्शन लगता है, कोई चीज ऊपर से पानी की ड्रॉप आ रही है, ठीक है, वो पानी की ड्रॉप बरसात की बूंद है, वो बरसात की बूंद पे क्या होता है, ऊपर की तरफ
फोर्स लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? विस्कस फोर्स, क्योंकि ये फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड। ओके 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 ओके। आगे क्या बोला इन्होंने? आगे पढ़ लो, कहां गया? हाँ, until at half its original height। अच्छा, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ग्राउंड है यहां पे और एक वाटर ड्रॉप है यहां पे, यहां से 5 मीटर की हाइट पे, सरफेस से कितना? 5 मीटर की हाइट पे, 500 मीटर की। यार क्या हो रहा है? 500 मीटर की। जब ये हाफ ऑफ यहां तक आता है, यहां तक ये ड्रॉप यहां तक आता है, इस पे एक रेजिस्टिव फोर्स लगता है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है Fr। इसको विस्कस फोर्स भी बोल सकते हो। एक रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज करेगा। कोई फोर्स ऊपर लगता है तो एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है, ऑब्वियसली करता है। और नीचे mg तो लग ही रहा है इस पे, एनी टाइम mg तो लग रहा है, mg की वजह से नीचे आ रही है। अब सुनो, ये हाफ ऑफ हाइट का मतलब क्या? 250 मीटर नीचे। कितना मीटर नीचे? 250 मीटर, 250 मीटर नीचे आई। अब आगे पढ़ो क्वेश्चन को फिर। एंड मूव्स एंड इट अटेंड्स इट मैक्सिमम टर्मिनल स्पीड। उसके बाद ये क्या करती है? मैक्सिमम टर्मिनल स्पीड अटेंड करती है। यहां तक आती है ना, तब तक इसकी स्पीड इंक्रीज होती रहती है। इसकी स्पीड क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेकिन इस पॉइंट के बाद इसकी स्पीड टर्मिनल स्पीड बन जाती है। टर्मिनल का मतलब इससे और स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी। मतलब यहां पे टर्मिनल स्पीड का मतलब ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाता है। जब कोई एक्सेलरेशन नहीं रहेगा तो स्पीड में चेंज नहीं होगा। तो एक चीज दिमाग में रखना, कॉन्सेप्ट सिखाता हूं कि जब भी कोई बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड अटेंड करती है ना, टर्मिनल स्पीड का मतलब उससे स्पीड ज्यादा अटेंड नहीं कर सकता। टर्मिनल स्पीड, इसका मतलब उस पे अब ए नेट 0 हो जाएगा। उस पे ए नेट क्या हो जाएगा? 0। कहने का मतलब इसके बाद रेजिस्टिव फोर्स और mg दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो गया टर्मिनल स्पीड। और क्या दे? सवाल पढ़ो। एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म speed thereafter, and what is the work done by gravitational force? What is the work done by gravitational force on the drop in its first and second half of its journey? Gravitational force का work done कितना होगा? ठीक है। And what is the work done by resistive force in the entire journey if the speed on the reaching ground is 10 meter per second? अब यहां मजे वाली बात देखना, जब ये यहां ग्राउंड पे टच होती है तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इन्होंने क्या बोला था कि टर्मिनल स्पीड यहां पे 250 मीटर पे टर्मिनल स्पीड मिल जाती है, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड यहां से थी। अरे यार, यहां तक कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगा। ओहो, तो एक पॉइंट यहां से मिल गया कि 10 मीटर पर सेकेंड थी यहां पे स्पीड, जब 250 था। उसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगी। टर्मिनल का मतलब उसके बाद स्पीड चेंज नहीं होगी। अब सवाल बहुत आसान है। वर्क डन बाय ग्रेविटी, mg ऑलवेज नीचे। कितनी हाइट नीचे आया? 500 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू बेसिकली mg इंटू h। लेकिन मास नहीं गिवन है, इन्होंने रेडियस दे रखी है। इन्होंने क्या दे रखी है? रेडियस। मैं काम करता हूं, रेन ड्रॉप को स्फेरिकल मान लेता हूं। कैसी बॉडी मान लेता हूं? स्फेरिकल ड्रॉप मान लो। कैसी ड्रॉप मान लो? स्फेरिकल ड्रॉप मान लो। तो क्या डेंसिटी इक्वल टू होता है? डेंसिटी रो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम, वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। ये चीज पढ़ी होगी 9th 10th क्लास में। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोला यस। तो डेंसिटी वाटर की पता आपको? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस। मास निकालना आपको? बोला ठीक है, निकाल लो सर। मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। रो कितना? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, इंटू स्फेरिकल बॉडी का वॉल्यूम। स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। यस और नो? इन्होंने रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस कितनी दे रखी? 2 mm। इन्होंने इस ड्रॉप की रेडियस दे रखी 2 mm। अब mm को मीटर में कैसे बदलोगे? mm को मीटर में बदलने का तरीका बताता हूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ये स्केल देखी होगी ना, इससे बता रहा हूं। 1 सेंटीमीटर में कितने mm? 10 mm। तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। 100
सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। यस और नो? और तुम्हें पता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 mm, यानी कि 100 इंटू इसको mm में बदल दूं, mm में बदलूंगा तो 10 mm इक्वल टू 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10 की पावर 3 यानी कि 1000 mm। 1 मीटर में कितने mm होते हैं? 1000 mm होते हैं। 1 मीटर में 1000 mm होते, याद रखना। तो आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? mm को मीटर में बदलना है। तो 1 mm इक्वल टू 10 की पावर -3 मीटर, दिस इज mm के लिए। और सुनो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 10 की पावर -2 मीटर। याद रखो, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, 100 सेंटीमीटर बराबर कितना? 1 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर। ओके, तो यहां से mm को बदल देना मीटर में। किस में बदल देना? मीटर में। देखो 1000 इंटू 4/3 इंटू पाई को ले लो 3.14 इंटू आर क्यूब। आर कितना? 2, इसको मीटर में बदलो तो 2 इंटू mm को लिख लो 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 मीटर। बोला ठीक है सर। यहां रखो तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। और 10 की पावर -3 का क्यूब, 10 की पावर -3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 10 की पावर -9, 10 की पावर -9। तो यहां से आपको मास मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना। यहां से आपको क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा। जैसे ही आपको मास मिल जाए, मास यहां पुट कर देना। mg ले लेना 9.8, h कितना ले लोगे? फर्स्ट हाफ का मतलब कितना? 250 मीटर चलने पर, तो h की वैल्यू ले लेना 250 मीटर। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी में फर्दर सॉल्व कर रहा हूं। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू बेसिकली मास आपको मिल गया। यहां से ये सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेटर मैं यूज ही नहीं कर रहा हूं, आप लोग है ना कैलकुलेटर से कर लेना। m इंटू जी ले लेना 9.8 इंटू h कितना? फर्स्ट हाफ में 250 मीटर, 250 मीटर। यहां से आ जाएगा वर्क डन बाय ग्रेविटी। सेकंड हाफ में कितना होगा? अरे यार सेकंड हाफ में भी वही होगा ना, mg उतना ही लग रहा है, और सेकंड हाफ में भी 250 मीटर चलना पड़ेगा। सेकंड हाफ में भी कितना मीटर चलना पड़ेगा? 250 मीटर चलना पड़ेगा। तो वर्क डन दोनों केस में इक्वल आएगा। वर्क डन दोनों केस में क्या आएगा? इक्वल आएगा। अब बोला वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। अब देखो मैं गेम खेलता हूं, सर रेजिस्टिव फोर्स की तो वैल्यू ही नहीं पता। मैंने बोला कोई नहीं, मैंने तुझे एक ब्रह्मास्त्र दिया था, एक बहुत ही भयानक हथियार दिया था। बोला सर कौन सा? वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम बाय WET, वर्क एनर्जी थ्योरम, यानी कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जहां से पानी की बूंद ड्रॉप रिलीज हुई होगी, ड्रॉप समझ रहे हो, पानी की ड्रॉप, तो u0 होगा। और फाइनली स्पीड पता है तो आप ऐसा लिख सकते हो 1/2 m इंटू फाइनल स्पीड कितनी है? 10 का स्क्वायर, और इनिशियली 0 था। इनिशियली कितना था? 0। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज पता चल गया। वर्क डन बाय कौन कौन वर्क डन कर रहा है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स Fr, अरे जो ऊपर लग रहा होगा ना विस्कस फोर्स, और वर्क डन बाय ग्रेविटी तुम निकाल चुके हो 500 मीटर में जो भी आया था, mg इंटू h की वैल्यू 500 ले लेना, प्लस वर्क डन बाय Fr जो आपको कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स इक्वल टू ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। यहां से वर्क डन बाय Fr, कैलकुलेटर से आगे काम कैलकुलेटर का है, दिस माइनस mgh वाले टर्म इधर माइनस कर देना। अब कई बच्चों को बोलते हैं सर ये कैलकुलेटर से करवा रहे हैं, मैं बोलता हूं एनसीईआरटी में इतना करवाते हैं, बाकी जेई मेंस और नीट में सुनो इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं होगी, होगी तो सब कुछ कट जाता होगा। ये मास भी थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ रेडियस भी वो 3 mm देंगे, जिससे आपका 3 से कैंसिल हो जाए। ऐसी गंदी कैलकुलेशन नहीं देंगे, भरोसा रखो मुझ पे। तो वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स मिल जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6.13 खत्म हुआ। अच्छा क्वेश्चन था। कैसा क्वेश्चन था? अच्छा क्वेश्चन था। 6.14 पे आ जाओ, 6.14 पे आ जाओ फटाफट। 6.14
क्वेश्चन नंबर 6.14 क्या बोल रहा है 6.14 ए मॉलिक्यूल इन ए गैस कंटेनर हिट्स ए हॉरिजॉन्टल वॉल विद ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड and angle 30 degree with the normal, okay, and the rebound with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? पहली बात तो सेम स्पीड से जा रहा है और देखो यहाँ पे एक वॉल है, हॉरिजॉन्टल वॉल है ऐसे, और उस पे कोई समझो गैस का कंटेनर है, उसमें गैस के मॉलिक्यूल्स है, वो टकरा रहा है, तो यहाँ गैस का मॉलिक्यूल्स इस वॉल से टकराता है और नॉर्मल से, नॉर्मल क्या होता है इसके परपेंडिकुलर लाइन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। सरफेस का नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन, नॉर्मल से 30 डिग्री का एंगल, मतलब ऐसे ये कुछ स्पीड से आता है और सेम स्पीड से वापस चला जाता है ऐसा, और ये अभी भी एंगल सेम रहेगा। जितनी स्पीड मान लो v स्पीड से आया था तो v स्पीड से गया, इसका मतलब हुआ कि इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी कि बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी सेम है। बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये दिमाग में रखना। ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, लेकिन बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन अगर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, मतलब जितनी पहले थी उतनी बाद में, इसका मतलब इलास्टिक कॉलिजन। कौन सा कॉलिजन? इलास्टिक कॉलिजन। एक चीज तो पता चल गई, स्पीड चेंज नहीं हो रही है और एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इलास्टिक कॉलिजन। एक और बात सुनो कि जब ये बॉल यहां पे टकराई होगी, यहाँ गैस का मॉलिक्यूल है जो भी है, बॉल बोलते हैं रियली, है ना, जनरली इसको क्या बोलते हैं? बॉल बोलते हैं। तुम समझो मेरी बात है, जब ये टकराई होगी तो सरफेस ने इस पे एक नॉर्मल फोर्स ऊपर लगाया होगा और बॉल ने सरफेस पे एक नॉर्मल फोर्स नीचे लगाया होगा, और दिस इज द इंपल्सिव फोर्स। ये जब टकराया होगा ना, इंपल्स लगा होगा एक तरीके से। और अगर मैं इस वॉल और बॉल को दोनों को अगर मैं सिस्टम मान लूं, तो जितना ऊपर फोर्स लगा उतना तो नीचे फोर्स लगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा? मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड। क्या मेरी बातें समझ में आई नहीं आई? तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो यहां से ये बातें पता चल गई। आगे बढ़ते 6.15 पे चलते हैं। 6.15 पे आ जाओ। 6.15 क्या बोला है? पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कैन पंप अप वाटर टू फिल ए टैंक ऑफ वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब इन 15 मिनट। अच्छा, एक पंप है, मोटर है, ठीक है, वो 30 मीटर क्यूब इतना वॉल्यूम दे रखा है। अच्छा, और उसको पानी डाल रहा है 15 मिनट में, ठीक है, पावर निकालनी होगी। इफ द टैंक इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर है? 40 मीटर, एंड द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 30%। अच्छा, एफिशिएंसी दे रखी है। हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप? अच्छा, पावर कंज्यूम, इलेक्ट्रिक पावर पूछी होगी। अच्छा, मोटर कौन चलाता है? हाथ से चलाओगे क्या? इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो ये आपकी मोटर है, यूं समझो यहाँ पे क्या है? मोटर है। मोटर से ऐसे पाइप लगा होता है, मोटर से ऐसे क्या लगा होता है? पाइप लगा होता है, और पाइप जाता है ऊपर टांकी में। ऐसे समझो या नीचे मोटर लगी है और मोटर पानी यहां से ऊपर उठा के फेंक रही है, ये दिस इज मोटर। दिस इज व्हाट? मोटर यहां से पानी ले रही है और पानी ऊपर चढ़ रहा है। पानी कहां तक? यहां तक, और यहां पे कोई टंकी है, उसमें डाल देती है यहां पे पानी। और टंकी का इन्होंने वॉल्यूम दे रखा है। टंकी का वॉल्यूम बेसिकली इन्होंने कितना दे रखा है? 30 मीटर क्यूब। समझना, 30 मीटर क्यूब ना है, 30 दे रहा है, 300 दे रखा है। एक मिनट और, 30 मीटर क्यूब, ओके। और ये टंकी भरने में टाइम कितना लगता है? 15 मिनट। अभी रुक जाओ, इसका सबका यूज करेंगे। इस टंकी में कितना पानी आया होगा? मास निकाल सकते हो? बोला यस। अभी तो बताया था सर, मास इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इंटू वॉल्यूम कितना है? 30 मीटर क्यूब। देखो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब गया, ये आ जाएगा 30 और ये 1000, यानी कि 30,000, यानी कि 30 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम। इतना पानी ऊपर चला गया।
इतना पानी ऊपर चला गया, कितने मिनट में? इतने मिनट में। तो आपको पानी को यहां से यहां तक ले जाना पड़ा, मतलब मान लो यहां पे मैं रेफरेंस लाइन ले लूं और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इतना मास पहले नीचे था, अब कितना मीटर ऊपर चला गया? 40 मीटर ऊपर। ग्राउंड से हाइट दे रखी इन्होंने 40 मीटर। कितना मीटर हाइट दे रखी? 40 मीटर। देखो 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 देखो, 40 मीटर दे रखा है। और एक और बात बताइए कि पानी की कोई स्पीड नहीं दे रखी है, मतलब सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी करना पड़ेगा ना, मास को उठा के यहां ले जाना है। तो कितनी एनर्जी चाहिए? कितनी एनर्जी चाहिए? पावर इज बेसिकली टोटल वर्क डन अपॉन टाइम। अरे इतनी तो पावर चाहिए आपको, दिस अमाउंट ऑफ पावर आपको चाहिए, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन कितना? m इंटू जी इंटू एच। अरे एक एनर्जी है ना वर्क डन, यहां सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अपॉन टाइम कितना है? 50 मिनट। मिनट को सेकंड में बदल दो, 50 इंटू सेकेंड। यहां से एनर्जी जूल में आ जाएगी। जो भी आंसर आएगा इसको सॉल्व कर लेना। जी ले लेना 9.8, एच ले लेना 40 मीटर, यहां से पावर मिल जाएगी। इतनी पावर आपको चाहिए, इतनी पावर आपको चाहिए। और इन्होंने बोला है कि सिस्टम की इफिशियंसी 30% है। अभी इफिशियंसी से मैं एक चीज सिखाता हूं, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है। इफिशियंसी वर्ड सिखा देता हूं, आप ये कभी भूलना मत। इफिशियंसी क्या होती है कि मैंने तुम्हें 100% पढ़ाया। कितने परसेंट? 100% पढ़ाया, और तुम्हारी इफिशियंसी है 50%। मतलब मैंने तुम्हें 100 मार्क्स का पढ़ाया, तुम्हारी इफिशियंसी थी 50%, यानी कि तुमने आउटपुट कितना दिया? ओनली 50 मार्क्स का। वो तुम्हारी इफिशियंसी हुई। एक दूसरा बच्चा जिसको मैंने पूरा 100 मार्क्स का पढ़ाया और उसने दी 80% एफिशिएंसी। 80% का मतलब वो 80% राइट मार्क्स का लिख के आया, तो ये हुआ एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी होती क्या है? इसको ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और एफिशिएंसी होती है आउटपुट पावर। यहां पे पावर की बात हो रही है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, ये याद रखो। एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। कि 100 में से तुम कितना ला रहे हो? आउटपुट अपॉन इनपुट। एफिशिएंसी याद रखना कि कितना क्या आउटपुट दे रहे हो और कितना इनपुट दिया था। ठीक है। अब यहां पे क्या है? इलेक्ट्रिकल पावर है, तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू परसेंटेज में चाहिए तो 100 लिख लो। अगर ये इफिशियंसी परसेंटेज में है ना, तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज का फंडा समझ में आया? बेसिक मैथ से बोला यस। तो ये पावर आपको चाहिए। ये पावर कौन देगा? इलेक्ट्रिकल हीटर देगा। कितना परसेंट इफिशियंसी आ रही है? 30%। तो 30% इक्वल टू 30% इक्वल टू आउटपुट पावर ये रही mgh, ये वाली। इसको मैं लिख लेता हूं पी आउट, आप सॉल्व कर लेना, ये वाली वैल्यू सॉल्व कर लेना। तो लिख रहा हूं पी आउट अपॉन इनपुट पावर। इनपुट पावर, मोटर को कौन पावर दे रहा है? इलेक्ट्रिसिटी, तो पावर इलेक्ट्रिसिटी वाली इनपुट पावर इंटू 100। यस और नो? बोले यस। आपको चाहिए कौन सी? इलेक्ट्रिकल पावर। तो यहां से आ जाएगा P इलेक्ट्रिकल, इसको इस साइड ले जाओ, 30 को डिवाइड में ले जाओ, तो P आउटपुट अपॉन 30 इंटू 100। ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर। कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, बच्चे डरते रहते हैं। तुम्हें इफिशियंसी नई वर्ड तो सुना था, अब याद रखना इफिशियंसी क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट। अगर इफिशियंसी परसेंटेज में हो तो आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100 कर देना। परसेंटेज में हो तो क्या कर देना? 100 कर देना। और अगर यहां पे पावर की बात हो रही थी, क्योंकि यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते? टाइम दे रखा था, हाइट दे रखी थी, मास दे रखा था, तो mgh अपॉन टाइम, mgh अपॉन टाइम। बेसिकली मोटर की पावर दे रखी होती है, और सवाल में इसने बोल रखा था इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो ये सवाल हो गया। आगे बढ़ते। और एक और खास बात, आप YouTube पे सॉल्यूशन देख लेना, कहीं पे भी YouTube पे सॉल्यूशन देख लेना। एक और खास बात बोलता हूं, कहीं पे भी YouTube पे सॉल्यूशन देख लेना, मैं तुमको बेस्ट वे में एक्सप्लेन करूंगा और आराम आराम से पढ़ाऊंगा। ये चीज दिमाग में रखना, ये चीज दिमाग में रखना, क्योंकि मेरे गुरु ऐसा है ना, जो इस इंडिया में फिजिक्स गुरु है, समझ लो, फिजिक्स की गॉड है, उनसे मैंने फिजिक्स पढ़ रखी है। एक आपने आशीष अरोरा सर नाम सुना होगा, आशीष अरोरा सर, जिनका चैनल है फिजिक्स गैलेक्सी। ये मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूं बच्चों
कि तुम्हें ना रास्ते से भटकना मत, फिजिक्स गैलेक्सी। कभी कभी अगर आपको सॉल्यूशन देखने हो ना तो यहां से देख लो, जैसे आप अभी 6 चैप्टर चल रहा था ऐसे देख लो, WPE वर्क पावर एनर्जी सॉल्यूशन फिजिक्स गैलेक्सी, यहां पे ऐसे लिख लो, वर्क पावर सॉल्यूशन WPE सॉल्यूशन बाय फिजिक्स गैलेक्सी, बाय क्या, आशीष अरोड़ा सर या फिजिक्स गैलेक्सी, ये लिख लोगे तो आपको डिटेल में सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सुनो, और मैंने कहां से फिजिक्स पढ़ रखी, एनवी सर, ठीक है, ये बहुत ही बेहतरीन टीचर है, बहुत ही गजब के सर है ना। तो ये मेरे गुरु है, तो आप समझ सकते हो कि फिजिक्स का लेवल क्या होगा, है ना। अभी तो मैं तुम्हें मेंस और नीट ही दिखा रहा हूं, अभी एडवांस फिजिक्स तो मैं नहीं पढ़ाई, तो तुम्हें जरूरत भी नहीं है, सिर्फ मैथ्स वालों को मैं एडवांस पढ़ाता हूँ, साथ में बायो वाले बच्चे तो उनकी भी केयर करता हूँ, और तुम्हें मैथ्स सिखाऊंगा आराम से बायो वालों को, है ना। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6.15 हो गया, 6.16 पे आ जाओ, 6.15 आ गया, 6.16 पे आ जाओ, 6.16 पे आओ फटाक से, 6.16 पे आ जाओ। क्वेश्चन बोल रहा है टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग्स इन कांटेक्ट विथ ईच अदर एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल आर hit head-on collision another ball bearing of the same mass moving initially with a speed v. If the collision is elastic, which of the following is a possible result after collision? इन्होंने क्या बोला कि 3 बॉल है और एक टेबल पे हो रहा है, ये सब कुछ एक टेबल पे हो रहा है। यहाँ पे एक बॉल है जो v वेलोसिटी से आ रही है और तीनों बॉल आइडेंटिकल है। दिस इज बॉल नंबर 1, दिस इज बॉल नंबर 2 एंड दिस इज बॉल नंबर 3। ये ऐसे टच में थे, और अगर इलास्टिक कॉलिजन होता सबके बीच में, तो मेरे को एक बात बताओ, ये V से आ रहा है, इससे टकराएगा, ये रेस्ट पे हो जाएगा, क्योंकि 2 रेस्ट पे था ना। एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि इलास्टिक कॉलिजन हो अगर दोनों बॉडी का मास सेम हो, ये मास m है और ये मास भी m है, अगर ये रेस्ट पे है और ये v वेलोसिटी से आके टकराता है, दिस इज बॉल A एंड दिस इज बॉल B, ये इससे टकराएगी ना तो ये रुक जाएगी आफ्टर कॉलिजन और B मूव करने लगेगी। तो आफ्टर कॉलिजन कुछ ऐसा होगा कि A रेस्ट पे आएगी और B चलने लगेगी, कितनी वेलोसिटी से, V वेलोसिटी से, जितनी A की थी, मतलब वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। और ये तभी होता है, कंडीशन सुनो, ऐसे मत कर देना वेलोसिटी एक्सचेंज, इलास्टिक कॉलिजन हो, E बराबर 1 हो एंड इक्वल मासेस एंड m1 बराबर m2 हो, यानी कि दोनों का मास क्या हो, इक्वल हो। अगर ये कंडीशन है तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा। एक और दूसरा केस बता देता हूं कि अगर इसका मास 2 किलो है, 2 kg, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरा मास है अगेन 2 kg, उसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड। इसका नाम है A, इसका नाम है B। ऑब्वियसली इसकी स्पीड ज्यादा है, कॉलिजन होगा, हेड ऑन कॉलिजन होता है। कैसा कॉलिजन होता है, हेड ऑन कॉलिजन, ये मैं बता रहा हूं। तो इन हेड ऑन कॉलिजन, खोपड़े से खोपड़ा टकराने में, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, इन दोनों की वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब A की वेलोसिटी 3 हो जाएगी और B की 5 हो जाएगी। ये याद रखना, वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है, तो A की हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड और B की हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। और ये सिर्फ तभी होता है जब मासेस इक्वल हो और इलास्टिक कॉलिजन हो। अगर इलास्टिक कॉलिजन नहीं हो तो ऐसा नहीं होता। कई बार बच्चे बेवकूफ बन जाते हैं, इलास्टिक कॉलिजन बोला ही नहीं है, मासेस इक्वल बोले, बच्चे ने बोला वो मास इक्वल है, वेलोसिटी एक्सचेंज करा दो, गलती हो जाएगी तुमसे। इलास्टिक कॉलिजन होना जरूरी है, मास इक्वल होना जरूरी है, तभी वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। जो A की है वो B की बन जाती है, B की है वो A की बन जाती है ना। तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना यार, लेकिन इससे क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में आते हैं। जो ये कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट आपके तगड़े होने चाहिए। अब मेरे को बता दो, ये वाला इससे टकराएगा, पूरा V2 को दे देगा, 2 हाथों 3 से टकरा देगा, तो पूरी की पूरी वेलोसिटी सिर्फ 3 को मिलेगी। तो 1 एंड 2 तो रेस्ट पे आ जाएंगे, 1 एंड 2 तो क्या आ जाएंगे, रेस्ट पे। 1 एंड 2 तो रेस्ट पे आ जाएंगे, सिर्फ 3 मूव करेगा। सिर्फ कौन मूव करेगा, 3 वाला V वेलोसिटी से। तो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है, सेकंड। अरे 1 और 2 की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, 1 और 2 की वेलोसिटी 0,
और 3 सिर्फ चलना चाहिए v वेलोसिटी से, क्योंकि जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी उतनी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए। यस और नो? बोला यस। आप देखो फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी इक्वल नहीं होगी, इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इक्वल होनी चाहिए ना, क्योंकि पहले काइनेटिक एनर्जी थी 1/2 mv² और फर्स्ट वाले केस में काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं है। तो 6.16 हो गया। अब 6.17 देखो, 6.17 मैं सॉल्व नहीं कराऊंगा आपको, अभी मैंने करवा दिया। अब देखो 6.17 खुद से कर सकते हो। द bob A of pendulum released from 30 degree to the vertical hits another bob B of same mass at rest on a table as shown in figure. How high does the bob A rise after the collision? Neglect the size of the bob and assume the collision to be elastic. ले इन्होंने बोल दिया कि मास सेम है, इलास्टिक कॉलिजन है। ओहो हो, यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे एक बॉब है और ये बॉब क्या करेगा, कुछ टाइम बाद यहां आएगा, छोड़ूंगा और यहां पे एक दूसरे बॉब से टकराएगा और दोनों बॉब देखो हेड ऑन कॉलिजन होगा, ये वाला बी है और ये वाला ए है। ये नीचे आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगी, बोले यस, कुछ वेलोसिटी आएगी। वो क्यों आती है? क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से ए के पास वेलोसिटी आएगी। और अगर यहाँ पे इलास्टिक कॉलिजन है और दोनों का मास इक्वल है, मास क्या है? इक्वल है, दोनों का मास क्या है? इक्वल है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएगी। मतलब आफ्टर कॉलिजन ए यहीं पे रहेगा, ए में नो राइज, ए ऊपर जाएगा नहीं, बी चलने लग जाएगा। कुछ समझ में आया नहीं आया? तो यहाँ पे कोई राइज नहीं होगा, ए में कोई राइज नहीं होगा। तो ठीक है, हाउ हाई, कोई हाई वाई नहीं जाएगा, जमीन पे रहेगा। ठीक है, तो 6.18 बस कॉन्सेप्ट वही है, 6.18 वही कॉन्सेप्ट। 6.19 मैं कराऊंगा, 6.20, 6.21, 22, 23 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज 6.17 तक निपटा दिया, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में।